नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या भी किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। वीडियो को यूज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाद में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग आप डेली अगर रिवीजन करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। With reference to Competition Commission of India (CCI), consider the following statements। इस क्वेश्चन में आपसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोहिबिटिंग एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस, यानी कि एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करने के लिए, उसे रोकने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कॉम्पिटिशन अपीलिंग ट्रिब्यूनल is the appellant tribunal to the hear and dispose of the appeal against the CCI। CCI के अगेंस्ट में अगर कोई अपील आती है, इसके पास अगर कोई कंपटीशन से रिलेटेड कि मार्केट में अगर कोई रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है, अगर ठीक से कोई काम नहीं कर रहा, तो कोई भी डिस्प्यूट अगर रेज होता है तो उसके रिगार्डिंग में ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे बोला जा रहा है कंपटीशन अपीलेंट ट्रिब्यूनल, और जो कि इसके प्रॉब्लम को, जो भी इशू क्रिएट होती है उसको डिस्प्यूज करने का काम करती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसमें बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत आपको दे रखा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारी कंट्री में कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया था, जिसके अंदर ये ध्यान में रखा गया था, ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हमारी कंट्री के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर बेटर कंपटीशन इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, ठीक है, उसको अच्छे इम्पैक्ट पड़े मार्केट के ऊपर, इसलिए ये कंपटीशन आयोग आप कह सकते हो हमारी कंट्री में लाया गया था। ये कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए, लंबा चलाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर है उसके राइट जो भी है, जो भी उसके अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करती है। साथ ही साथ ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है इसको इंश्योर करने का काम करती है। यानी कि ये एक तरह का ऐसा आयोग आप या फिर कमीशन बोल सकते हो जिनका मेन काम ये है कि मार्केट में अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, अच्छी प्रैक्टिस हो, ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आयोग या कमीशन गठन किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके डिटेल में सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप समझ गए होंगे कि इसका अपील करने का कोई काम नहीं, बल्कि ये किसी एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू मार्केट में स्टेबल कंपटीशन बनाए रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कमीशन काम करती है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो जिसमें ये बोला गया कि ये डिस्प्यूट वगैरह जो अगर किसी के बीच में, इसे सॉल्व करने का काम करती, नहीं, ये काम नहीं करती, बल्कि इसके लिए 2017 में नेशनल कमीशन लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे शॉर्ट में NCLAT नाम रखा गया, जो कि इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करती है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इट मींस करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैफून कल्टीवेशन। इस क्वेश्चन में आपसे एक सैफून कल्टीवेशन के बारे में पूछा जाए। सैफून यानी कि जिसे भगवा भी हम कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो भगवा खेती या फिर सैफून कल्टीवेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इधर आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले बात करते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है सैफून इन इंडिया इज कल्टिवेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और मेघालय। यानी कि हमारी कंट्री में जम्मू कश्मीर, सिक्किम और मेघालय में इसकी खेती होती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है रिसेंटली कश्मीर सैफून हैज गॉट द GI टैग, GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी रिसेंटली कश्मीर सैफून को दिया गया है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, जिसमें आपसे बोला गया दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अपना ऑप्शन चूज करिए।
तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, यानी सैफून, जो कि आप पिक्चर देख सकते हैं सैफून का, सैफून की ये जो आपको दिख रहा है ये इसको यूज किया जाता है, इस पार्ट को यूज किया जाता है फ्लावर को, ठीक है, और इसी चीज को फिर आगे सेल किया जाता है, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी कंट्री के अंदर। अगर हम बात करें इसकी कल्टीवेशन की, तो इसका कल्टीवेशन जे.एन.के जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, वहां पर इसकी खेती की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी में इसे लाया गया था सेंट्रल एशिया के, यानी कि सेंट्रल एशिया की जितनी कंट्री है वहां पे इसकी खेती ज्यादा होती है, और वहां से हमारी कंट्री यानी कि कश्मीर के अंदर भी इस चीज की खेती या कल्टीवेशन किया जाने लग गया। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यानी कि गलत होने की वजह ये है कि जो अदर देन जे.एन.के है, जे.एन.के के अलावा जो बाकी स्टेट आपको दे रखा था कि मेघालय, सिक्किम वगैरह के बारे में बात की जा रही थी, वो गलत है। यानी कि आप कह सकते हो सिर्फ कश्मीर के अंदर ही इसकी कल्टीवेशन या खेती की जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसके बारे में आपसे बोला गया कि कश्मीर के अंदर जो सैफून है, यानी कि जो उसका प्रोडक्शन होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो, वहां पर आप इसके बारे में आपसे बोला जा रहा था कि वहां जो भी सैफून उगाया जाता है उसे एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब होता है किसी भी लोकल प्रोडक्ट को एक प्रमोट करने के लिए उसको एक तरह से कॉपीराइट टाइप का एक दे दिया जाता है, ताकि इस तरह की चीज कोई और दूसरी जगह अगर यूज कोई करता है तो इस तरह का जो भी जिस पर्टिकुलर एरिया को जीआई टैग दिया गया है उसको एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है, ताकि उसके बिजनेस को उस एरिया को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। बाकी आपको ये पता हो जाए ये यांगयांग विलेज है ये सिक्किम में, वहां पे भी इस तरह की चीजें मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत सैफून उगाया जाता है, लेकिन मेनली जो हम बात करें कश्मीर में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और कश्मीर के अंदर जो पैम्पोर रीजन है उस रीजन में, ठीक है, ये सैफून सबसे ज्यादा उगाया जाता है, जिस एरिया को ये जीआई टैग दिया गया है। विद रेफरेंस टू द धारचालू रीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे धारचालू रीजन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। According to first statement, the region is prone to earthquake of micro and moderate magnitude, यानी कि इस रीजन में सबसे ज्यादा आप कह सकते हो अर्थक्वेक आता है, जो कि आप बोल सकते हो माइक्रो लेवल का, माइक्रो के साथ मॉडरेट लेवल, मैग्नीट्यूड लेवल तक का अर्थक्वेक इस रीजन में आता है। धारचूला के बारे में बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में अगर बोले तो इसमें आपसे बोला जा रहा है द रीजन इज लोकेटेड इन द पेनिसुलर इंडियन, यानी कि आप कह सकते इंडिया का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में इस रीजन का लोकेशन है। यानी कि सेकंड में आपको लोकेशन के बारे में बोला गया, फर्स्ट में आपको इस जगह के बारे में बताया गया, इसके फीचर के बारे में बताया गया कि यहाँ अर्थक्वेक रीजन है, माइक्रो एंड मॉडरेट लेवल तक का, मैग्नीट्यूड लेवल तक का इस रीजन में अर्थक्वेक आता है। तो ये दो स्टेटमेंट है धारचूला के बारे में। धारचूला रीजन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड, फिर अगर बात करें ऑप्शन सी, इसमें आपसे बोला जा रहा है दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो धारचूला रीजन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। धारचूला की बात करें, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारी कंट्री में जो उत्तराखंड एरिया है, ठीक है, उत्तराखंड वाला जो एरिया है जो कि नेपाल के साथ साथ आप बोल सकते हो अटैच है, नेपाल के साथ और इधर चाइना के साथ जो अटैच्ड है, उत्तराखंड रीजन स्टेट जो आप कह सकते हो, उस रीजन के अंदर ये धारचूला की लोकेशन है। ठीक है, यानी कि जैसे आपसे बोला गया सेकंड स्टेटमेंट में कि ये जो एरिया है यानी कि धारचूला की बात करें इंडियन पेनिसुला के अंदर आता है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें कि भी ये एरिया क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों फेमस है, क्या रीजन है इसकी वजह, तो जैसे आपसे बोला गया कि इस रीजन में अर्थक्वेक ज्यादा आता है, यानी कि माइक्रो लेवल का और मॉडरेट लेवल का अर्थक्वेक आने की वजह से ये रीजन ज्यादा पॉपुलर है। तो आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो धारचूला रीजन की अगर हम बात करें इसे सेंट्रल सिस्मिक गैप रीजन भी बोला जाता है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो साइंटिस्ट है वाधवा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उस इंस्टीट्यूट के लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो एरिया है यहाँ पे माइक्रो और मॉडरेट मैग्नीट्यूड लेवल तक का अर्थक्वेक आता है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात की जा रही थी, इसमें भी आप समझ सकते हो कि उत्तराखंड के अंदर आ गया, हमारी कंट्री के अंदर ये एरिया आ गया और इस वजह से आप कह सकते हो इंडियन पेनिसुला को ये कवर करता है।
तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा सी हो गया। बाकी कुछ और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है, उस यात्रा में इस रीजन से ही रास्ता क्रॉस करके हम चाइना वाले एरिया में जाते हैं हमारे श्रद्धालु वगैरह। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उत्तराखंड का जो लीपू लेक है, लीपू लेक है, वो चाइना को कनेक्ट करता है। धारचूला और लीपू लेक जो चाइना के अंदर है, इन दोनों एरिया को कनेक्ट करता है ये एरिया, जिसके थ्रू ही यात्रा वगैरह, वो जो होली यात्रा मानसरोवर जाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, वो इसी यात्रा से लोग जाते हैं। तो आप कह सकते हो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी लेटेस्ट पॉलिसी है हमारी कंट्री में 2020, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एनईपी के बारे में बोला जा रहा है। एनईपी के बारे में जो रिकमेंडेशन आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, वोकेशनल एजुकेशन शैल बी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10th विद द इंटर्नशिप। आपसे बोला जा रहा है कि अब वोकेशनल एजुकेशन को भी हमारे सिलेबस का पार्ट रखा जाएगा स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और क्लास 10th ऑनवर्ड इस चीज को ऐड किया जा रहा है इन द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि बाय 2030, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर की बात की जा रही है, बाय 2030 मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। यानी कि अब ये बोला जा रहा है टीचर सिलेक्शन एग्जाम जो होता है, उसके बारे में बोला जा रहा है, जो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। आप लोग जानते हो कि ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड जिसे हम बोलते हैं, और फिर उसके बाद सीटेड वगैरह और जो भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर इंटरव्यू क्लियर करके जो एक टीचर इंसान बन जाता है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है जो ग्रेजुएशन होती है, जिसकी ग्रेजुएशन या मतलब पीजी कोर्स कह सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, कुछ भी आप बोल सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे अब ये किया जा रहा है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और इंटीग्रेट करके ये कोर्स अब स्टार्ट किया जाएगा, जो कि 4 ईयर का होगा। आप समझ सकते हो 3 ईयर ग्रेजुएशन हो गया, 1 ईयर बीएड का हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ही अब ये कोर्स डिसाइड किया जा रहा है। ये रिकमेंडेशन दी जा रही है एनईपी 2020 के अंदर। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है दोनों स्टेटमेंट में से, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हुए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसमें आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में आई है, उसके अंदर बहुत सारी रिकमेंडेशन है। उनमें से एक रिकमेंडेशन ये है कि हमारी कंट्री में वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि क्लास 6 ऑनवर्ड वोकेशनल एजुकेशन को सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा। जबकि स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला गया था कि क्लास 10th ऑनवर्ड इसे वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट बनाया जाएगा। आप समझ सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। गलत होने की वजह यही है कि क्लास 6 ऑनवर्ड ये रिकमेंडेशन दी जा रही है कि वोकेशनल एजुकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट होगा, और इसके अंदर इंटर्नशिप भी रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर बात करें टीचर सिलेक्शन एग्जाम या फिर टीचर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें, तो इसमें अब ये जो बात बोली गई आपको कि 2030 तक ये ध्यान में रखा गया, जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो होगी यानी कि बीएड जिसे हम बोलते हैं, अब वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 4 ईयर का, जिसमें ग्रेजुएशन भी इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आज भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीएलएड जो कोर्स होता है वो जिसके अंदर इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया भी जा रहा है कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत ये इस वजह से कि क्लास 6 ऑनवर्ड वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। बाकी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, कुछ और भी है, जिसमें 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ये भी फोकस रखा गया है। और मेन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये ध्यान में रखा जा रहा है कि जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, तब से ये टारगेट रखा जा रहा है कि क्लास 5 तक के जो स्टूडेंट हैं यानी ग्रेड 5 तक को, उनको उसकी मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी है उस लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये भी एक रिकमेंडेशन रखी गई है। और असेसमेंट यानी कि जो इवैल्यूएशन होता है बच्चों का, उसके बारे में बोला जा रहा है 360 डिग्री इवैल्यूएशन होगा, जिसके अंदर हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एकेडमिक को फोकस ना करके अदर देन एकेडमिक यानी कि वोकेशनल कह सकते हो आप, जो अदर कोकुलर एक्टिविटी होती है, उन सब चीजों को कंबाइंड किया जाएगा उसके असेसमेंट के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कुछ और फैक्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया इसके साथ साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर भी आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, और इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द mRNA, आरएनए आप जानते ही हो, तो mRNA वैक्सीन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि द mRNA वैक्सीन कैन बी यूज्ड टू फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए mRNA वैक्सीन यूज किया जा रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि स्पुतनिक 5 के बारे में बोला जा रहा है। स्पुतनिक 5 इज द अंडर ट्रायल वैक्सीन फॉर कोविड-19। कोविड-19 को बीट करने के लिए, उसके इलाज के लिए स्पुतनिक 5 एक तरह का वैक्सीन है जो कि एक भी ट्रायल रन पे चल रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसमें आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट डी है आपका, ये इसमें बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम mRNA की बात करें। एक तरह का वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इम्यून सिस्टम के अंदर एक तरह से ये कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है पेशेंट की, जिसमें वो इम्यून सिस्टम के थ्रू वायरल प्रोटेक्शन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन को डील करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। यानी कि mRNA वैक्सीन का मतलब ये हुआ एक तरह का वैक्सीन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, और इम्यून सिस्टम जो ठीक होती है उसमें एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो हार्मलेस होता है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता, बट हमारे जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसे ठीक कर देता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बीमारी को टैकल करने के लिए एक तरह से बाहर से सप्लीमेंट टाइप का आप समझ सकते हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि स्पुतनिक 5 के बारे में कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए ये एक तरह का फर्स्ट वैक्सीन है जो उसके ट्रीटमेंट के लिए ऑफिशियली यूज किया जा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। रशिया के द्वारा ये स्पुतनिक 5 डिजाइन किया गया। ये रशिया के अंदर जो गैम्बलेवा इंस्टीट्यूट है, गैम्बलेवा इंस्टीट्यूट और उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके मॉस्को के अंदर ये जो वैक्सीन है इसे डेवलप किया है, जो कि अभी ट्रायल पे चल रही है और काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है कि ये इस बीमारी को डील करने में, इसको टैकल करने में काफी सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए जो क्वेश्चन है आज के लिए वो ये है, आपको ये बताना है जो डीएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, डीएनए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और इसके अलावा आरएनए होता है जो अभी वैक्सीन के लिए भी जो है आरएनए होता है, ये आरएनए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, और इसके बारे में डिस्कवर करने या इसको ढूंढने वाले जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ये कौन थे, ये आपको बताना है, और कब इस फैक्ट को डिस्कवर किया गया था इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। स्क्रीन पे कुछ और वीडियो आ रही है जिसे टच करके आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।